मैं आपको इन 3 घंटों में एकदम एक्सपर्ट बना दूंगी एक्सेल के अंदर। सच कह रही हूँ भाई, 3 घंटों में एक्सपर्ट बना दूंगी और 99 की पीडीएफ तो पक्का मिलेगी। अरे ये क्या चलाया हुआ है, इसको बंद करो भाई, बंद करो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अकाउंट्स एडवाइजर। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आप मार्कशीट को क्रिएट कर सकते हैं। मार्कशीट को ही क्रिएट करना नहीं, साथ ही में मैंने बहुत सारे फंक्शंस बताए हैं, जैसे कि काउंट इफ का फंक्शन, किस तरीके से आप काउंटर का फंक्शन यूज करेंगे, किस तरीके से काउंट का फंक्शन यूज करेंगे, किस तरीके से आप इफ के साथ काउंट इफ का फंक्शन यूज करेंगे। साथ ही में मैंने बताया सम का फंक्शन, एवरेज का फंक्शन, मैक्स का फंक्शन, मिनिमम का फंक्शन और परसेंटेज को भी 2 टाइप से आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो भी बताया। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है, इसलिए अपनी कुर्सी की बेटी थाम के बैठिए। इस वीडियो से आपको इतना तो पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपको फंक्शंस यूज करने हैं, एक्सेल में कैसे आपको काम करना है, किस तरीके से सेल्स को रैप करना है, ये भी आपको क्लियरली पता चलने वाला है। साथ ही में मान के चले मुझे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनके ऑटोमेटिकली नंबर मुझे चाहिए, तो किस तरीके से आप वो ऑटोमेशन अप्लाई कर सकते हैं, वो कौन सा फंक्शन होगा जिससे ऑटोमेटिकली जहां तक आपको नंबर चाहिए वो आ सकते हैं। साथ ही में अगर आप वो फंक्शन यूज कर रहे हैं और आपके नंबर्स ऑटोमेटिकली चेंज हो रहे हैं, फिर चेंज हो रहे हैं, फिर चेंज हो रहे हैं, तो उसको भी आप फिक्स किस तरीके से कर सकते हैं वो भी मैंने इस वीडियो के अंदर बताया। ये वीडियो हमारी 1 घंटे की है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया पूरा मार्कशीट के प्रोसेसर को आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। साथ ही में मैंने इसके अंदर रिजल्ट फाइंड आउट करना सिखाया है। अब उस रिजल्ट को जब आप फाइंड आउट करेंगे तो उसके अंदर आप टोटल नंबर, जैसे कि मान के चले 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किस तरीके से रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे वो भी मैंने बताया। बट अगर आप चाहते हैं कि मैं रिजल्ट को और तरीके से क्लियरली बताऊं, जैसे कि ग्रेड फंक्शंस बताऊंगी, किसको ए मिल रहा है, किसको बी मिल रहा है, कहाँ पे फर्स्ट डिवीजन आ रही है, कहाँ पे सेकंड डिवीजन आ रही है, वो भी अगर आप चाहते हैं मैं डिटेल में बताऊं और एक ऐसी मार्कशीट क्रिएट करके लाऊं इसके अंदर मैं पूरा कवर अप करूं कि कहाँ से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, कहाँ से सब्जेक्ट्स हैं, कहाँ से हमारा एक एक फंक्शन फ्रॉम द सम एंड फ्रॉम द ग्रेड, यहाँ पे सब कुछ आ गया बीच में, सब कुछ एकदम क्लैरिटी से बताऊं। एक और वीडियो ऐसी लेकर आऊं तो आप जरूर बताइएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने इफ का एक ही फंक्शन, मतलब मैंने एक ही तरीके से बताया कि किस तरीके से आप रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। बट मैं और भी बहुत सारे तरीके बता सकती हूँ रिजल्ट के लिए। इस जस्ट अ डेमो, जिसके अंदर आप देख सकते हैं किस तरीके से मार्कशीट को क्रिएट कर सकते हैं। और इस 1 घंटे की वीडियो से आई एम डैम श्योर कि आपको इतना तो पता चल जाएगा कि एक्सेल को किस तरीके से यूज करते हैं अगर आपको एक्सेल नहीं आता है। तो अगर आप चाहे बिगिनर हैं और चाहे आप एडवांस हैं, क्योंकि इसमें मैंने कुछ एडवांस चीजें भी बताई हैं, सिर्फ बिगिनर लेवल तक नहीं बताई है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए, मतलब बिगिनर या एडवांसर या प्रो, कुछ भी कह दीजिए, सबके लिए बहुत अच्छी होने वाली है और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो फटाफट से इस वीडियो को देख लीजिए एंड फ्रॉम द एंड तक इसको कंप्लीट चेक कीजिएगा। कहीं पे भी डाउट आता है, कुछ भी समझ नहीं आता, कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई भी डाउट आता है या फिर आपको क्लैरिटी के लिए एक शॉर्ट चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, जहां पे मैं आपको एक क्लैरिटी विजन के ऊपर एक वीडियो बना करके शेयर जरूर करूंगी। या फिर जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप चाहते हैं मार्कशीट की एक और बढ़िया वीडियो जिसके अंदर और भी बहुत सारे फंक्शन जो मैंने इसमें नहीं बताए हैं वो मैं बताऊं, तो उसके लिए भी कमेंट जरूर कीजिएगा। और एक और बात, अगर आपको चाहिए ये प्रैक्टिस फाइल जिसमें मैंने ये मार्कशीट क्रिएट की है, अगर आपको चाहिए यही प्रैक्टिस फाइल तो उसके लिए भी आप कमेंट में प्रैक्टिस फाइल या पीडीएफ मेंशन कर सकते हैं। आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ये बिल्कुल फ्री है, इसके कोई पैसे नहीं लगने वाले, ना 99, ना ही कुछ भी, ₹0 लगेंगे। आपको इसके लिए कुछ पे नहीं करना है। प्रोसीजर हम बताएंगे किस तरीके से आपको वहाँ पे हमारी वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट पे जाकर के आपको फ्री मटेरियल्स में जाना है एंड देन आपको जो वहाँ पे कंटेंट मिलेगा वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो उस प्रैक्टिस शीट को किस तरीके से आप बाय करने वाले हैं वो भी फ्री में, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो साथ ही में ये सब कुछ प्रोसीजर मैंने बता दिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो मैंने बता दिया है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं हर चीज, मतलब एक्सेल के अंदर ऑटोमेशन, वीबीए, मैक्रोस, पिवट टेबल, बहुत सारी चीजें हैं। एक्सेल मार्कशीट तक नहीं, बहुत चीजें हैं इसके अंदर, डैशबोर्ड है, अटेंडेंस शीट है, सैलरी शीट है, ये सब भी सीखना चाहते हैं तो ये देखिए, ये नंबर दिख रहा है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर हमारी वेबसाइट जो कि यहाँ पे आपको दिख रही है, www.accountsadvisor.in, यहाँ पे भी जा सकते हैं। वहां पे आपको मेरा एक एक्सेल का लाइव कोर्स मिलेगा, वो भी विद एआई सिखाने वाली हूँ, तो आप उसमें भी लॉग इन कर सकते हैं। तो फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा देर नहीं करते हैं। एंड इस वीडियो में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ प्लीज मुझे उसमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको आंसर्स पता है, नहीं पता है तो भी आप वीडियो एंड तक देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सेल ओपन कर लेती हूँ। मैं आपको एक रैप टेक्स्ट भी बताऊंगी किस तरीके से आपको रैप टेक्स्ट, मतलब जो भी टेक्स्ट है वो एक ही सेल में रहेगा बट अलग अलग जगह पे जाएगा, वो कैसे करेंगे सब कुछ बताने वाली हूँ। पूरी मार्कशीट बनाना सिखाऊंगी, उसके साथ साथ कुछ चीज़ें और सिखाऊंगी।
पूरा वीडियो अच्छे से देखना, एंड तक देखना। कुछ भी समझ नहीं आता है, यू कैन कमेंट कीजिए जितना हो सके। और इस पूरी आपको जो ये मैं फाइल बनाई हुई है, तो अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, आपको प्रोवाइड की जाएगी, वो भी फ्री में आपको ये PDF मिलने वाले, तो टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और डिटेल में सब कुछ सीखना है तो उसके लिए आपको मैं एंड में बताऊंगी क्या करना है, या फिर आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, यहाँ से क्रोम पे जाइए या फिर आप गूगल पे जाइए, कहीं भी जा सकते हैं, एंड सर्च कीजिए अकाउंट्स एडवाइज़र। जैसे ही आप अकाउंट्स एडवाइज़र को सर्च करते हैं, मैं सर्च करके दिखाती हूँ आपको अकाउंट्स एडवाइज़र, ये हमारा ऐप भी मिल जाएगा। यहाँ से आप ऐप में जा सकते हैं या फिर आप सीधा वेबसाइट पे जा सकते हैं। यहाँ से ऑल कोर्सेज में जाइएगा, आपको जो भी कोर्स बाय करना है, चाहे वो टैली हो, एक्सेल हो, मार्ग हो, SAP हो, वट एवर द कोर्स यू कैन बाय फ्रॉम दिस साइट। एंड अगर आप बाय करना चाहते हैं, मेरे से बात करना चाहते हैं, तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पर विजिट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर क्या है मैं बता देती हूँ आपको फिर से। कॉन्टैक्ट नंबर है ये, दिस इज द +918168132413। तो आप इस पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अब आगे करते हैं स्टार्ट क्लास को हमारी, और हम सीखते हैं किस तरीके से मार्कशीट वगैरह और कुछ चीज़ें हम एडिशनल क्या क्या करने वाले हैं। और अगर ओल्ड प्लस एंटर भी वर्क नहीं करता है, तो यहाँ पे हमें कमांड मिलेगा होम टैब के अंदर रैप टेक्स्ट का, इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। डिज़ाइन चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप कोई भी फ़ॉन्ट लेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका फ़ॉन्ट आएगा। साइज़ कम ज़्यादा करना है, यहाँ से साइज़ डिक्रीज़ या इंक्रीज़ करते हैं, बट बार बार में मुझे उस पर क्लिक ना करना पड़े, इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन और है, एक है डिक्रीज़ इंडेंट और एक है इंक्रीज़ इंडेंट। मतलब कि एक तरीके से इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ होता है और एक तरीके से डिक्रीज़ होता है, इससे डिक्रीज़ होगा, इससे इंक्रीज़ होगा। BIU इसका मतलब होता है बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। ये 3 शॉर्टकट कीज़ है जो मैंने यहाँ मेंशन कर दिए। B से बोल्ड होता है, I से इटैलिक एंड U से अंडरलाइन होता है। तो उसके बाद फाइल को हमने सेव किया था, जैसे इवनिंग बैच के नाम से मैंने फाइल सेव किया है। सेव करने के बाद उसी फाइल को हम चेंज करेंगे नेम को, तो F12 की प्रेस करते हैं या फिर फाइल टैब पे क्लिक करके यहाँ से सेव एज पे क्लिक करते हैं, तो रीनेम हो जाएगा हमारा फाइल। चाहे लोकेशन चेंज करना हो, चाहे नेम चेंज करना हो, इजीली आप सेव एज से कर सकते हो। अगर मैंने ये फॉर्मेटिंग यहाँ अप्लाई की है, सेम फॉर्मेटिंग मुझे कहीं भी अप्लाई करनी है, तो उसको हम बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर। आपको क्या करना है, जहां फॉर्मेटिंग है वहां पे क्लिक करें, देन फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करें। अब जहां पे सेम फॉर्मेटिंग चाहिए, जैसे मुझे गार्गी पे चाहिए, यहाँ पे जस्ट मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हैं वो की वो फॉर्मेटिंग आ चुकी है, चाहे वो साइज इंक्रीज हो, टेक्स्ट का कलर हो, फॉन्ट हो, कुछ भी हो, सब कुछ आ चुका है। उसके बाद अगर बॉर्डर्स को अप्लाई करना है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ से हम किसी भी टाइप का बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप मैक यूज़ कर रहे हो तो आप ऑप्शन का यूज़ करें, नहीं तो हम यहाँ पे शॉर्टकट की यूज़ करेंगे Alt+HBA, जिससे क्या होगा आप देख सकते हो ये चारों तरफ बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। सेम अगर मुझे बॉर्डर को रिमूव करना है तो हम यूज़ करेंगे Alt+HBN, एन से क्या होगा बॉर्डर को रिमूव कर देगा, आप देख सकते हो रिमूव हो चुका है। चाहे अगर बॉर्डर अप्लाई करना हो, बॉर्डर अप्लाई करने के लिए हमने क्या करना है, Alt+HBA, और अगर आपको रिमूव करना है तो Alt+HBN। ये होगा बॉर्डर्स को रिमूव करने के लिए, और ये होगा हमारा बॉर्डर को अप्लाई करने के लिए। दूसरा कहाँ गया, उसके बाद हमने किया था, अगर आपको किसी पे भी मतलब किसी भी टाइप की शॉर्टकट की यूज़ करना है, तो हम फ़ॉन्ट का यूज़ कर रहे थे। चाहे आपने कहीं पर भी जाना है, आप वहाँ पे जा सकते हो। मेन प्रोसेस है, अगर हमें शॉर्टकट की याद नहीं होती है तो हम यूज़ करते हैं ओल्ड का, मैक में हम यूज़ कर लेंगे ऑप्शंस का। उसके बाद अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट अपने पास बहुत सारे टाइप्स के हैं। अगर आपको अलाइनमेंट मतलब टेक्स्ट का कुछ भी अलाइनमेंट सेट करना है, चाहे वो राइट में हो, चाहे वो ऊपर हो, चाहे कहीं पर भी हो। अगर आप सेंटर में करना चाहेंगे तो सेंटर अलाइनमेंट होता है, लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो लेफ्ट राइट हो गया। अगर मुझे टॉप में करना हो, मिडल में करना हो, तो ये ऑप्शंस होते हैं, टॉप के लिए है, ये मिडल के लिए है, और ये बॉटम के लिए। आपको 3 ऑप्शन मिले हैं अलग अलग, जैसे टॉप, बॉटम, मिडल। ये वी हैव 3 ऑप्शंस लाइक दिस। एंड अगर आपको अकॉर्डिंग टू दिस की मतलब ही मिडल और टॉप और बॉटम तो आ चुका है, बट मेरे को लेफ्ट राइट करना है, तो यू कैन यूज दिस ऑप्शंस विच इज लेफ्ट, मिडल एंड द राइट वन।
अब आता है बात कि ये तो ओके मिडल में आ चुका है, बट आई वांट टू इंक्रीज माय ओनली वन स्टेप। अगर मेरे को वन स्टेप इंक्रीज करना है तो देखो जैसे मैंने राइट किया तो एकदम कॉर्नर में चला गया, मुझे कॉर्नर में नहीं लेके जाना, एक ही स्टेप आगे करना है, तो हम यूज करते हैं इन दो ऑप्शन का, विच इज इंक्रीज एंड डिक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट एक एक स्टेप आगे करता जाएगा इस तरीके से, देखिए एक एक स्टेप आगे होगा, और डिक्रीज आपको उस स्टेप को पीछे करता जाएगा। अगर मुझे इसको डायरेक्शन देनी है कोई भी टेक्स्ट की, कुछ भी ओरिएंटेशन देना है, तो मैं यहाँ से इस टाइप से ओरिएंटेशन दे सकती हूँ। मुझे क्लिक करना है, देन फिर से मुझे क्लिक करना है, इस तरीके से आ जाएगा। अब मान लो मैंने इस टेक्स्ट को कर लिया सिलेक्ट, मेरा यही टेक्स्ट है और मैंने F2 की प्रेस करके इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के भी बहुत सारे ऑप्शन है, मैंने तब भी बताया था। मान लो मुझे इतना एरिया सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके देन कंट्रोल ए प्रेस करूंगी, तो मेरा जितना भी नंबर ऑफ द डेटा होगा सिर्फ वही सिलेक्ट हो रहा है, आप देख सकते हो, ना कि एक्स्ट्रा एरिया। बट अगर मैं यहाँ पे ब्लैंक सेल पे क्लिक करके कंट्रोल ए करूँ तो आप देख सकते हो एवरी, मतलब जितना भी मेरा डेटा है इसके अंदर सब कुछ सिलेक्ट हो रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कहाँ पर क्या प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात थी कि आप किस तरीके से अपनी फाइल के अंदर अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं और किस तरीके से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट में हमारे पास कलर भी थे, बैकग्राउंड में कोई कलर देना चाहें तो आप यहाँ से कलर अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ से आप अपना टेक्स्ट का कलर चेंज कमेंट कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट कलर लगाना चाहें, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर मुझे यहाँ पे मान के चले कट करना है, कट मतलब कि कोई भी टेक्स्ट आपने लिखा है इसको मुझे यहाँ से रिमूव करना है, तो कट का मतलब क्या होता है एक्सेल के अंदर, आप जब भी कट करोगे वो ऑटोमेटिकली कॉपी कर देगा। नॉट अबाउट एक्सेल, कोई भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोई भी कमांड हो उसके अंदर क्या होता है, जब भी आप कट करने जाएंगे वो ऑटोमेटिकली कॉपी होता है, और कॉपी हो रहा है तो उसको हम ऑटोमेटिकली पेस्ट कर सकते हैं। तो कट का मतलब होगा कि वो यहाँ से तो रिमूव हो जाएगा, बट अनदर जगह, मतलब जहाँ पे भी आप उसको पेस्ट करेंगे वहाँ पे वो उसकी जगह वहाँ मूव होकर पेस्ट हो जाता है। तो कट यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ से तो रिमूव होगा बट नेक्स्ट जो सेल है वहाँ पे चला जाएगा। मैंने कंट्रोल X यूज़ किया फॉर द कट शॉर्टकट की, और यहाँ पे पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V प्रेस किया। आप देखेंगे यहाँ से मूव होकर के यहाँ पे आ चुका है, क्योंकि मैंने कट का ऑप्शन यूज़ किया है। बट कंट्रोल V मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि मुझे उसको पेस्ट करना था इन अनदर प्लेस, ठीक है। ये हो गया कट, कॉपी एंड पेस्ट। अब बात करते हैं, अगर मैंने नेक्स्ट शीट में बताया है, जैसे कि मान के चले मेरे पूरी मार्कशीट यहाँ पे तैयार है, कुछ स्टूडेंट्स के नेम मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, सब्जेक्ट है मेरे पास टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे। अगर मैं मैनुअली नंबर ना डालना चाहूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं किस कमांड का यूज़ कर सकती हूँ, मुझे ये पता करना है। तो आप देखेंगे मैं 1 मेंशन कर रही हूँ, 2 मेंशन कर रही हूँ, जो भी मेंशन कर रही हूँ वो ऑटोमेटिकली मुझे बार बार मेंशन करना पड़ रहा है। तो मैं चाहती हूँ एक साथ ही यहाँ पे ऑटोमेटिकली, मतलब एक साथ ही मेरी सारी वैल्यूज आ जाए, मुझे बार बार कुछ ना करना पड़े। उसके लिए हम एक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम है रेंड बिटवीन, ठीक है। आपको क्या करना है, अपनी एक भी कोई भी सेल पे चले जाएं, वहाँ पे इक्वल रेंड बिटवीन का फंक्शन यूज़ करेंगे इस तरीके से। देन आपको एक वैल्यू देनी है, बॉटम मीन्स सबसे लीस्ट वैल्यू, कि भाई मेरी लास्ट वैल्यू यहाँ तक आनी चाहिए। तो मैंने बोला भाई 30 तक लास्ट वैल्यू होनी चाहिए। टॉप मतलब सबसे हाईएस्ट वैल्यू कि इससे अप्रोक्स ना करे, तो मैंने 80 दिया। ब्रैकेट को मैंने कर दिया क्लोज। अब मैंने प्रेस किया एंटर, ठीक है। अब बात करते हैं, ये एंटर तो मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया है, पर अगर आप इसको ड्रैग करेंगे, जैसे कि मुझे यहाँ तक चाहिए, कंप्लीट डेटा मुझे यहाँ तक चाहिए ना, तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको यहाँ से ड्रैग कर रही हूँ, और मैंने इसको इस तरीके से ड्रैग किया। ये तो मैंने राइट साइड किया, ये मेरा यहाँ पे चला गया, तो मैंने इसको डाउन साइड कर दिया। इसी तरीके से मैंने इसको इस तरीके से इसको राइट साइड ले गई। ये पूरा डेटा मेरा आ तो चुका है, बट मुझे ड्रैग मैनुअली करना पड़ा, है ना। अब मुझे क्या चाहिए, मैनुअली ड्रैग ना करूँ तो शॉर्ट ट्रिक है, कोई शॉर्ट ट्रिक भी है। आप क्या करेंगे, आपको जहां तक डेटा चाहिए वहां तक एरिया को सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल R प्रेस करेंगे। R क्यों, क्योंकि हमें राइट साइड क्या करना है, ड्रैग। तो राइट साइड जब आप ड्रैग करेंगे तो शॉर्टकट की यूज करेंगे कंट्रोल+R। ओके, डाउन साइड ड्रैग करना है तो एरिया आपका सिलेक्ट कीजिए, देन प्रेस कीजिए कंट्रोल+D। अब एक चीज बता देती हूँ, मान लो मेरा इतना डेटा तो लिखा ही हुआ है ना, तो मैं इतना एरिया पूरा सिलेक्ट कर रही हूँ एंड देन मैं कंट्रोल D प्रेस करती हूँ। पूरा कंप्लीट डेटा आ चुका है, ठीक है। अरे मैम आप ऐसा कुछ बताओ कि मुझे ना तो ड्रैग करना पड़े और ऑटोमेटिकली फंक्शन अप्लाई करते ही मेरी सारी वैल्यूज आ जाए। नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स का डेटा है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ का डेटा है, या कितने सब्जेक्ट हैं। तो आप एक काम कीजिए, जहाँ पे आपको पूरी वैल्यूज चाहिए वहाँ पे पूरा डेटा सेलेक्ट कर लीजिए। कर लिया, जैसे ही आपने डेटा सेलेक्ट किया है अब फंक्शन को यूज़ कीजिए। मैंने रेंड बिटवीन का फंक्शन फिर से यूज़ कर लिया। अब बॉटम की वैल्यू मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, वही कुछ भी मेंशन कर दो, ज़रूरी नहीं, मैंडेटरी नहीं है ये। मैंने 20 और 80 मेंशन कर दिया, ब्रैकेट को मैंने क्लोज किया। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो क्या चीज़ है, आपको एंटर नहीं प्रेस करना, आपको प्रेस करना है कंट्रोल+Enter।
क्यों हम कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करने वाले हैं? क्योंकि हमें नंबर ऑफ द एरिया जहां तक हमने सिलेक्ट किया है वहां तक डेटा चाहिए। तो जहां तक हमने डेटा सेलेक्ट किया है, जहां तक एरिया सेलेक्ट है आपका, वहां तक आपको डेटा चाहिए, इसलिए मैं कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस कर रही हूँ। जैसे ही मैंने कंट्रोल एंटर प्रेस किया, आप देख सकते हैं डेटा आ चुका है। बट अगर मैं यहाँ पे क्या करती, अगर मैं यहाँ पे रैंड बिटवीन का फंक्शन तो अप्लाई कर रही हूँ, बट मैंने क्या किया, फंक्शन अप्लाई करने के बाद मैं फिर से वो भी बताऊंगी कि अगर हम नहीं करते तो क्या होता है। देखिए, मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ कि अगर मैं कंट्रोल एंटर नहीं और सिर्फ एंटर प्रेस करती हूँ, मैंने इतना एरिया सेलेक्ट किया सब्जेक्ट 5 तक, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ यहाँ से, सब्जेक्ट 5 का भी मैंने यहाँ तक मेरा डेटा सेलेक्ट किया। नाउ आई एम यूजिंग द फंक्शन ऑफ द रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन का मैंने फंक्शन यूज तो कर लिया है, बॉटम में मैंने मेंशन भी कर दी मेरी वैल्यूज, बट अब मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी सिर्फ और सिर्फ एंटर। जैसे ही मैंने सिर्फ और सिर्फ देखो एरिया तो मेरा वही सिलेक्टेड है, एंटर किया, वैल्यू किस में, सिर्फ एक में। क्यों? क्योंकि आप क्या दिखा रहे हो कि आपकी जो नंबर ऑफ सेल्स है, जो कि सिलेक्टेड सेल्स है, उसमें आपका डेटा क्यों नहीं आ रहा है, आपको भी पता है क्यों, क्योंकि हमने सिर्फ एंटर कमांड का यूज किया है। एंटर कमांड आपको वहीं तक का डेटा देगा जहां तक आपका जहां पे आपने फंक्शन अप्लाई किया। तो फंक्शन मैंने अप्लाई कहाँ किया है, मैंने फंक्शन अप्लाई किया फर्स्ट सेल में, तो मेरा डेटा भी किस में आएगा, सिर्फ फर्स्ट सेल में। वहीं अगर मैं कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करती और चाहे मैंने एरिया अपना कितना ही सिलेक्ट किया हो, तो क्या होगा, मेरा डेटा पूरी सेल्स में आ जाएगा, पूरी मतलब जहां तक मेरा एरिया सिलेक्ट है। क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया कि किस तरीके से आपने फंक्शन यूज किया, किस तरीके से आपने कैसे कैसे एक एक चीज को यूज किया है। रैंड बिटवीन से हम अपने अकॉर्डिंग जितने भी हमें नंबर्स लाने हम लेकर आ सकते हैं। क्लियर हो गया? आगे के फंक्शन है, जैसे टोटल का फंक्शन है, सम का फंक्शन है, एवरेज का फंक्शन है, परसेंटेज है, परसेंटेज भी 2 टाइप्स में निकाली है, मैक्सिमम मिनिमम काउंट, ये सब कुछ। तो किस तरीके से हम ये फंक्शन यूज करने, चलिए वो समझते हैं। सबसे पहला टोटल। टोटल का मतलब ये क्या हो गया कि हर एक सब्जेक्ट का एकदम जोड़। जोड़ के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो टोटल लिखा है तो टोटल नहीं अप्लाई करेंगे, मैंने टोटल लिखा है तो टोटल ढूंढूंगी तो भी नहीं मिलेगा। सब टोटल जरूर मिल रहा है पर टोटल नहीं मिल रहा। आपको क्या करना है, सम का फंक्शन यूज करना है। सम का मतलब क्या हो गया, मुझे इन सब का जोड़ करना है, ठीक है। ब्रैकेट ओपन कीजिए या फिर टैब की यूज कीजिए, इससे क्या होगा, आपका ब्रैकेट ओपन हो चुका है। अब नंबर 1 नंबर 2 का मतलब तो समझ आ ही गया होगा कि मुझे सारे रेंजेस को मेरी सिलेक्ट करना है। मैंने सब्जेक्ट 1 से लेकर के सब्जेक्ट 5 तक की वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया। देन आई एम जस्ट प्रेसिंग द क्लोजिंग द ब्रैकेट एंड जस्ट प्रेस किया मैंने एंटर। आप देखेंगे मेरी एक वैल्यू आ चुकी है। बट एक चीज और नोटिस की मैंने, जैसे ही मैं वैल्यूज को यहाँ पे पुट डाउन कर रही हूँ तो ये चेंजमेंट हो रहा है। मतलब अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगी भी खुद से भी तो भी चेंजमेंट हो रहा है। मतलब मुझे क्या चाहिए, मेरी ये सभी वैल्यू फिक्स हो जाए, मुझे यहाँ पे कोई चेंजमेंट नहीं चाहिए। आपको क्या नहीं चाहिए, जब आपने यहाँ पे रैंड बिटवीन का फंक्शन यूज किया है तो रैंड बिटवीन के फंक्शन में मुझे क्या चाहिए, नो चेंजमेंट चाहिए। क्योंकि रैंड बिटवीन का मतलब होता है कि आपको फंक्शन तो देगा, मतलब नंबर्स तो देगा, पर उन नंबर को वो ऑटोमेटिकली चेंज करता जाएगा। चाहे आप अपने सेल में, किसी भी सेल में आप वहाँ पे चाहे नंबर मेंशन कर रहे हैं या कोई टेक्स्ट मेंशन कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली चेंज करता जाएगा। तो मुझे इसको फिक्स करना है। फिक्स करने के लिए मैं एरिया को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, कॉपी। जब तक कॉपी नहीं करोगे तब तक आपकी कमांड एक्टिवेट नहीं होगी, तो प्लीज ध्यान रखना कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आपको शॉर्टकट की यूज करनी है। यहाँ पे शॉर्टकट की क्या है, राइट क्लिक कर दीजिए। जैसे ही यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगी तो इससे क्या हो जाएगा, इससे ये होगा कि आपका जो पेस्ट स्पेशल है ना, वो आपका यहाँ पे हाईलाइट होके आ जाएगा। मैं देखो राइट क्लिक करती हूँ, जैसे मैं राइट क्लिक करूंगी यहाँ पे मेरा जो पेस्ट स्पेशल है वो हाईलाइट हो जाएगा। देखिए राइट क्लिक एंड ये रहा पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद कहाँ जाना है, पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद कहाँ जाना है, पेज स्पेशल में जाइए, क्लिक करें। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको। जैसे मैंने क्लिक किया, आप देखेंगे यहाँ पे पेज स्पेशल के काफी सारे ऑप्शंस हमारे पास आ चुके हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी वैल्यूज ही रहे बट क्या हो, चेंजमेंट ना हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आप क्या करेंगे, आपके पूरे डेटा को कन्वर्ट कर देंगे वैल्यूज में। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपकी जो भी शॉर्टकट की है, मतलब जो भी यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है वो कन्वर्ट हो जाएगा वैल्यू में, तो वो बार बार चेंज नहीं होगा। क्या तो आप कंट्रोल सी करके राइट क्लिक करके पेज स्पेशल में जाइए, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे इस तरीके से। देखिए जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ,
मैंने प्रेस किया ओल्ट, कॉपी करना, एंड देन प्रेस किया मैंने यहाँ पे ओल्ट ESV, ओल्ट ESV, वी वैल्यूज के लिए था, फिर से देखिएगा ओल्ट, ओके, देन मैंने प्रेस किया ई, ठीक है, ई, फिर मैंने प्रेस किया एस। जैसे ही मैंने एस प्रेस किया मेरा पेज स्पेशल हाईलाइट हो चुका है। वी मैंने प्रेस किया तो इसका मतलब वैल्यूज हाईलाइट हो चुके हैं। मैं यहाँ पे एफ प्रेस कर रही हूँ, फॉर्मूलाज हो रहा है, ठीक है। अब मैं एक और चीज बताती हूँ, मैंने, अब आप बोलेंगे मैम एफ से तो फॉर्मूला भी है और एफ से तो फॉर्मेट भी है, बट इसने एफ से फॉर्मूला को ही क्यों पिक किया, फॉर्मेट को क्यों नहीं किया? देखिए, हम है ना टैली पढ़ते हैं, ठीक है, सुना है नहीं सुना पता नहीं। टैली में क्या होता है, शॉर्टकट्स होते हैं। मतलब शॉर्टकट मतलब क्या होता है कि उसके अंदर हमें मान के चलो जाना है कंपनी में, ठीक है। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर कंपनीज वगैरह क्रिएट होती है। तो उस कंपनी में जाने के लिए ना आपको क्या होगा, वो जो सी वर्ड लिखा है ना, तो सी वर्ड वहां पे हाईलाइट होता है। हाईलाइट इन द सेंस कि जो सी लिखा हुआ है ना उसके नीचे एक लाइनिंग होती है। लाइनिंग कैसी होती है, अंडरलाइन होती है। मैं इस पे एक अंडरलाइन लगा रही हूँ जिससे आपको समझ आए मैं कहना क्या चाहती हूँ, ठीक है। मैं इस टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट कर लेती हूँ, सिलेक्ट करने के बाद ये अंडरलाइन लिखकर आएगा। ये मैंने अंडरलाइन लगा दी है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे जिससे आप देख पाए। ये देखिए, अब क्या हुआ, मैंने इसके नीचे अंडरलाइन को लगा दिया है, अप्लाई कर दिया है। अब बात करते हैं कि मैं समझाना क्या चाहती हूँ। मैं ये समझाना चाहती हूँ कि जैसे ही आपने इस सी के नीचे अंडरलाइन लगाई तो ये हम सी को हाईलाइट कर रहे हैं कि देखो पूरी कंपनी में सिर्फ सी के नीचे लाइनिंग क्यों है। इसका मतलब ये क्या है, इसकी शॉर्टकट है, ये इसकी शॉर्टकट है। मतलब कंट्रोल या वी या ओल्ट या शिफ्ट नहीं, सिर्फ आप सी भी प्रेस करोगे ना तो आपका ये कंपनी हाईलाइट हो जाएगा। ये टैली कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे भी किसी की को, जैसे मान लो मैंने ओल्ट प्रेस किया, मुझे होम में जाना है, अब इसके नीचे अंडरलाइंस नहीं है बट यहाँ पे ये हाईलाइट है, तभी तो मैं एच में जा रही हूँ, होम में चली गई। अब मुझे अलाइनमेंट चेंज करना है तो एफ लिखा है, तो मेरे को अलाइनमेंट चेंज करना है तभी तो एफ मैंने प्रेस किया ना। सेम एज इट इज, जब मुझे यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में कोई कमांड यूज करनी पड़ेगी, जैसे मैंने इतना डेटा सेलेक्ट किया, मैंने शॉर्टकट की यूज करी विच इज ओल्ट HE, एक और बार मैं प्रेस करती हूँ, अच्छे से देख लीजिएगा कि मैं क्या प्रेस कर रही हूँ। ओल्ट एच नहीं सॉरी, ओल्ट ESV। पहले मैंने ओल्ट क्यू प्रेस किया, ये और बताती हूँ। अगर मैंने कॉपी नहीं किया डेटा, मैंने कॉपी नहीं किया, मैं नॉर्मल कर रही हूँ इस डेटा को, ठीक है, मैंने कर दिया इस डेटा को नॉर्मल। डबल क्लिक कर दीजिए कहीं पर भी, आपका जो भी सिलेक्शन था वो रिमूव हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, सिंपल सा बिना कॉपी के मैं प्रेस कर रही हूँ ओल्ट ESV। कुछ आया? नहीं आया। फिर से करके देखते, चले आ जाएगा, कभी ना कभी तो आएगा। ओल्ट ESV, कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों? जब आप कॉपी ही नहीं कर रहे हो तो वो पेस्ट की कैसे कमांड एक्टिवेट की है? पेस्ट स्पेशल मतलब क्या है, पेस्ट की ही तो कमांड है ना, वो स्पेशल कैसे होगी जब तक आप कॉपी ही नहीं कर रहे हो। कंट्रोल सी से पहले कॉपी करें, अब प्रेस करो ओल्ट ESV। वी क्यों किया मैंने, वैल्यूज के लिए। अब मैं ए प्रेस करूंगी तो ऑल हो जाएगा, क्यों, ए के नीचे लाइनिंग है। ये समझाना चाह रही थी मैं टैली के डेटा से कि मैं ए प्रेस कर रही हूँ, ए प्रेस किया, ऑल हाईलाइट हो गया। मैं डब्ल्यू प्रेस करूंगी तो देखो विड्थ में चला गया ऑटोमेटिकली, क्यों, क्योंकि इसका ये पॉइंट हाईलाइट है। इसीलिए FFO CC लिखा है तो वो कौन सा पॉइंट कहाँ जा रहा है, क्योंकि उसके नीचे एक लाइनिंग है जिससे ये पता चलेगा कि ये इसका हाईलाइट पॉइंट है, ये इसकी शॉर्टकट है। अब देखो वैल्यूज तो यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है। अब मैंने यू प्रेस किया तो मैं इसमें क्यों गई, क्योंकि यू के नीचे अंडरलाइन है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था कि हम ये प्रेस कर रहे हैं और वो वर्ड क्यों हाईलाइट हो रहा है। वो वर्ड इसलिए हाईलाइट हो रहा है क्योंकि इसके नीचे एक लाइनिंग है विच इज कॉल्ड अंडरलाइन, तो वो उसका क्या बन गया, शॉर्टकट। तो अब कुल मिला के बात क्या थी कि ये है मेरा जो डेटा, इसको मैं फिक्स करना चाहती हूँ तो मैंने शॉर्टकट की यूज करी या राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करी मैं। उसके बाद वैल्यूज पे क्लिक करके मैंने ओके कर दिया। अब आप क्या करें, आप कहीं पर भी कुछ भी राइट डाउन कीजिए, आप देख सकते हैं नथिंग इज चेंजमेंट, मतलब कुछ चेंजमेंट नहीं हो रहा क्योंकि मैंने क्या कर दिया, इसको फिक्स कर दिया। शॉर्टकट की क्या थी, शॉर्टकट की थी ओल्ट ESV। किसकी शॉर्टकट की थी ये, पेस्ट स्पेशल की। पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की सिर्फ एस तक है, पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की सिर्फ एस तक है। वी किसके लिए था, वैल्यूज के लिए। क्लियर है? ये बात थी हमारी टोटल की। अब टोटल हम एक तो कर सकते हैं इस तरीके से, मैंने इक्वल सम से किया। दूसरा टोटल हम कैसे कर सकते हैं, दूसरा टोटल हम कर सकते हैं शॉर्टकट की से। शॉर्टकट की क्या है, ओल्ट के साथ इक्वल को प्रेस करें।
मैक यूज़ करें, ऑप्शन को यूज़ करें। तो अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ओल्ड के साथ इक्वल प्रेस किया, आप देख सकते हैं सम हमारा अप्लाई हो चुका है। अगर आप मैक बुक यूज़ कर रहे हैं तो आप ऑप्शन का यूज़ करें, कमांड्स का यूज़ करें, तो आपकी टूल्स अपने आप एक्टिवेट होगी और उसके अकॉर्डिंग फिर आप काम कर पाएंगे। अब बात करते हैं सम के लिए। मैंने ओल्ड प्लस इक्वल प्रेस किया, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया ड्रैग। ये वैल्यूज आ चुकी है, ओल्ड इक्वल सम आप देख सकते हैं आ चुकी है। अगर आप मैन्युअली ड्रैग नहीं करते, सबसे पहले तो ड्रैग है क्या, अगर आप यहाँ पे कोई भी चीज़ लिखते हैं ऑटोमेटिकली वो उसको नीचे हाईलाइट करता है। मैंने लिखा 1 और मैंने लिखा 2, तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब ये मैकबुक, एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब कुछ एक इलेक्ट्रॉनिक है, ये सब कुछ बना हुआ है, इनबिल्ट चीज़ें। अब क्या किया मैंने, 1 2 लिखी, प्लस का साइन है एकदम डार्क में, इसे बोलते हैं ड्रैग। ड्रैग का मतलब होता है आप इसको नीचे ऊपर जहाँ पे भी खींच के लेके जाएंगे वो वहां तक की आपको वैल्यूज देता है ऑटोमेटिकली। अगर मैं एक के बाद इसको ड्रैग कर रही हूँ तो आप देखेंगे ये ऑटोमेटिकली सिर्फ मुझे 1 1 देगा। 2 क्यों नहीं दिया, क्योंकि मैंने रिफरेंस नहीं दिया। रिफरेंस मतलब मैंने इसको बोला 1 है और मैंने ड्रैग कर दिया, अब उसको क्या पता नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा था 2। 2 लिखा तो इसको पता चल गया 1 के बाद 2 आया तो 2 के बाद 3 आना चाहिए, इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2, ठीक है, मैंने लिखा है यहाँ पे 2, और अगला मेरे को 4 भी लिखने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप पिक कर लेगा। 2 लिखा है, 4 लिखा है, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, 6 8 10, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज आ जाएगी, जैसे मुझे क्या चाहिए 6 8 10, तो वो का वो आ गया। ऐसे ही अगर मैं लिखूँ 3, मतलब टेबल बनानी है मुझे खुद से, तो मैं क्या करूँगी 3 6, और अब मेरे नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी क्या 9, ऑटोमेटिकली देखिए आ चुकी है। ये बात तो हो गई है सिंपल डेटा की। अब मैं बात करूँ थोड़ी हैवी डेटा की। मुझे 12 के बाद काउंटिंग आती है, टेबल्स आती हैं, नहीं आती है, 15 के बाद आती है, नहीं आती, डजेंट मैटर। आपको सिर्फ यहाँ पे रेफरेंस लिखना है। मैंने लिखा 34, ठीक है, 34 लिखा, जस्ट 34 लिखा है। ड्रैग डाउन कर रही हूँ, आप देखिए सिर्फ 34 को पिक कर रहा है। अब मुझे नहीं पता भाई 34 के बाद क्या आता है, तो हमें सिंपल मल्टीप्लीकेशन करनी है कि 34 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से। क्यों, क्योंकि आप क्या करते हो, मैं सिंपल से बताऊंगी पहले। 2 है, 2 के बाद 4 क्यों आता है, क्योंकि ये क्या करता है 2 को 2 से मल्टीप्लाई करता है। अब जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो वैल्यू तो 4 आएगी। और मैम 2 + 2 भी तो 4 होता है, 2 + 2 4 होता है, करेक्ट कह रहे हैं, 2 + 2 4 होता है। मैंने 2 किया और फिर मैंने प्लस का साइन लगाया, देखो इस तरीके से भी सम कर सकते हैं, और मैंने ये सिलेक्ट किया, 4 हो गया। अब मुझे 4 + 2 करना है, 6 हो जाएगा। 6 + 2 करना है, 8 हो जाएगा। 8 + 2 करना है, 10 हो जाएगा। ये तो सिंपल सी बात हो गई, ठीक है। ये अगर मैं देखो सिंपल तरीके से बात करूँ, 6 + 3 किया 9 हो गया, 9 + 3 किया 12 हो गया, 12 + 3 किया 5 हो गया। और अगर मैं 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 12 को मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई का साइन लीजिए, 8 के ऊपर आपको स्टार मिलेगा विच इज कॉल्ड मल्टीप्लाई इन एक्सेल। और मैंने 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आप देखोगे कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया बता सकते हैं आप, मैंने 12 को मल्टीप्लाई 2 से किया तो वैल्यू क्यों नहीं आई मेरी, क्योंकि मैंने इक्वल मेंशन नहीं किया। इक्वल मेंशन नहीं करते एक्सेल, बिना इक्वल के कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब अगर आपने इक्वल नहीं किया तो कोई ना तो फंक्शन होगा ना ही फॉर्मूला। अब फंक्शन फॉर्मूला क्या होता है वो भी बताऊंगी। इक्वल मैंने लिखा 12, मल्टीप्लाई का साइन लिख के मैंने 2 लिखा, 24 आ गया। अब देखो 12 + 2 करूंगी तो क्या आएगा, इक्वल 12 + 2 क्या आया 14, और यही 12 2 क्या रहा तो 24। डिपेंड करता है रेंज क्या चाहिए, वैल्यू क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई होता है और उसके अकॉर्डिंग प्लस होता है। अब 12 + 2 किया 14 आ गया। क्या मेरी टेबल में मुझे इसकी नीड थी, नहीं थी। अब 12 की ही टेबल की बात करूं तो 12 की टेबल के बाद क्या आता है 14 आता है, नहीं, क्या आता है बताइए आप, 12 की टेबल में 12 के बाद 13 आता है, तो वो क्या प्लस हुआ कि भाई 12 की टेबल है तो एक काम करते हैं इसको 1 से या 2 से प्लस कर देते हैं, क्योंकि 2 से तो करते आ रहे हैं, 2 से प्लस किया 14 आ गया, नहीं। अब इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। दो करेक्शन है, टेबल भी देखो इजी तरीके से समझ जाओगे, अब टेबल भी कैसे बनाते हैं, मैथ्स का अपना काम नहीं है पर फिर भी देखो 2 12 लिखा है तो जितना यहाँ लिखा है उसी से इसको प्लस कर दो, जितना यहाँ लिखा है उसी से इसको कर दो प्लस। मतलब 12 + 12 कितना हो गया, चलिए कर लेते हैं, इतनी मैथ हमारी अच्छी नहीं है तो क्या हुआ 12 + 12 24 हो गया। और अगर मैं 12 मल्टीप्लाई क्या कर दूंगी 2, क्योंकि हम 2 से करते आ रहे हैं तो 24 हो जाएगा, इक्वल 12 × 2 24 हो गया।
डिपेंड करेगा वैल्यू आपके उसके अकॉर्डिंग आ रही है, देखो प्लस से आई है और ये मल्टीप्लाई से आई है, डिपेंड करेगा हमें नेक्स्ट क्या चाहिए। 12 की मल्टीप्लीकेशन क्या होगी 24। अब मैं 24 की टेबल बना दूँ तो सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से हम क्या करते हैं, स्क्वायर बिट होता है, 2 का स्क्वायर हो गया 4। जब 2 का स्क्वायर 4 हो रहा है तो इसका मतलब हो गया वो स्क्वायर में वैल्यूज चलती है। तो मैंने 24 को के बाद मुझे क्या चाहिए, 24 के बाद मुझे क्या चाहिए होगा 48। 24 मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वल का साइन 24 मल्टीप्लाई 2, तो नेक्स्ट वैल्यू 48 है। तो मतलब 24 के बाद हमारा क्या आना चाहिए 48। अब मुझे क्या करना है, अपना कोई दिमाग नहीं चलाना, सिर्फ दो वैल्यू जो मैंने लिखी है उसको सिलेक्ट कर लूंगी और नीचे तक ड्रैग कर दूंगी। ये मेरी क्या बना देगा, वैल्यू बना देगा, टेबल बना देगा। लास्ट आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी टेबल करेक्ट है या नहीं, ये भी मुझे बता दीजिए एक बार। मुझे कैसे पता चलेगा मेरी टेबल करेक्ट है या नहीं? आज तक मैथ किया है, कुछ तो पहचान होगी। अब लगा माइंड कि जब भी हम टेबल बनाते हैं ना तो लास्ट भी उसी की टेबल के पे ही खत्म होता है। मतलब 24 बनाए तो लास्ट में भी 24 आएगा, बस एक जीरो इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिजिट देखो इंक्रीज होती गई, 2 2 2 3 3 हो गया, तो लास्ट भी हमारा 240 आना चाहिए। तो मैं इसको ड्रैग कर देती हूँ जब तक मेरा 240 नहीं आता है। ये आ गया, मतलब ये बिल्कुल करेक्ट मल्टीप्लीकेशन आई है, यही मुझे टेबल चाहिए थी, यही आ गई। समझ आया? इसे बोलते हैं मैथ, इसे बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन। इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है, इस तरीके से आपका प्रोसीजर है। चाहे आप प्लस करें, चाहे आप कुछ भी करें, आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये था छोटा सा एक मोटिव पॉइंट कि हम किस क्यों ट्रैक कर रहे हैं। यहीं अगर मैं डेट मेंशन करूँ ना, डेट आपके हमेशा लैपटॉप के अकॉर्डिंग आती है। आपके लैपटॉप में जो भी डेट मेंशन होगी, अगर डेट में पहले डेट है और फिर मंथ है तो डेट भी उसी के अकॉर्डिंग आएगी। अगर डेट में पहले ईयर है और फिर डे है और फिर मंथ है तो उसके अकॉर्डिंग आएगी। मेरे में पहले डेट है, फिर मंथ है और फिर ईयर है। डेट के लिए आपको रेफरेंस नहीं देना है, सिर्फ एक डेट लिखिए और उसके बाद ड्रैग कर दीजिए, जहां तक चाहिए आ जाएगी। यहीं पे एक क्लाइमैक्स देती हूँ। अगर मैंने डेट लिख दी और मैं कंट्रोल डी, क्योंकि मैम ड्रैग के लिए तो हम कंट्रोल डी यूज कर रहे हैं ना, मुझे तो डाउन साइड चाहिए, तो देखो डेट वही सेम आएगी। अच्छा तो चलो मैम इसको रेफरेंस दे देते हैं, नीचे हम 27 लिख देते हैं, ये तो फिर पिक कर लेगा ना, जो भी लिखा है वही डेट ले रही हूँ मैं सेम। दो वैल्यू लिखी हुई है, दोनों को सिलेक्ट किया, देन मैं ड्रैग कर रही हूँ। ठीक है, एक बार फिर से सिलेक्ट कर देते हैं, उसको हमने कर दिया ड्रैग डाउन। ये देखो पिक कर लिया ना, तो अब समझ में आएगा क्लाइमैक्स कि जब कंट्रोल डी काम नहीं कर रहा तो दो वैल्यू लिखे और दो वैल्यू को उसको ड्रैग डाउन कर दीजिए। 2003 क्यों हुआ और क्या हुआ वो आपको पता है, क्योंकि मेरे जो लैपटॉप के अकॉर्डिंग है वो पहले डेट है, फिर ईयर, फिर मंथ है, फिर ईयर। डेट के लिए स्पेसिफिक चीज नहीं है, एक ही डेट लिख दो, ड्रैग कर दो, आ जाएगी। उसके अलावा मैंने एक और कमांड बताई थी, मेरे को नंबर ऑफ द एरिया, मतलब मुझे इतने एरिया में डेट चाहिए मैम, मुझे बार बार ट्रैक नहीं करना, मेरे को बार बार ट्रैक करने से फिर मेरा बस मुझे नहीं करना, और मुझे इतने एरिया का डेटा चाहिए, इतने एरिया में मुझे डेट चाहिए, मेरा सारा डेटा मेंशन है, सिर्फ इतने एरिया में डेट चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करना है, फिल सीरीज का, मतलब ये ऑप्शन आपको दिख रहा है डाउन साइड, दिस इज कॉल्ड फिल। इसमें एक सीरीज ऑप्शन है, उस पर जाना है। क्या करोगे, सबसे पहले एक रेफरेंस तो देना ही होगा कि आपको क्या चाहिए, डेट चाहिए, कहाँ से चाहिए, वो रेफरेंस आपको मेंशन करना ही है, मैंडेटरी है, क्योंकि कंप्यूटर भी एक इलेक्ट्रॉनिक है, इसको भी समझाना पड़ेगा आपको चाहिए क्या। मैंने डेट लिखी, एरिया अपना सेलेक्ट किया, आपको शॉर्ट ट्रिक यूज करनी है, आप शॉर्ट ट्रिक यूज करें, नहीं तो आप डायरेक्टली फिल में जाइए। शॉर्ट ट्रिक के लिए ओल्ट किया मैंने, एच किया मैंने, एंड देन प्रेस किया F5, और उसके बाद मैंने एस प्रेस किया, क्योंकि मुझे कहाँ जाना है, सीरीज में। सीरीज में गए, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉलम है, डेट है, डे है। अब ये है क्यों, क्या आप मुझे बता सकते हैं? रो भी तो हो सकता था, कॉलम ही क्यों है, वीकडे भी तो हो सकता था, डे ही क्यों सिलेक्ट है? कॉलम इसलिए सिलेक्ट हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे कॉलम का एरिया सिलेक्ट किया, ना कि रो का, तो वो ऑटोमेटिकली पिक हो गया। डेट इसलिए लिखा सिलेक्ट हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे डेट लिखा है, और डे इसलिए सिलेक्ट हुआ है क्योंकि हमारा जो पहला रेफरेंस है वो क्या है, डेट। तो डेट के अकॉर्डिंग वो पिक करेगा और वो ऑटोमेटिकली चेंजमेंट करता जाएगा। आपको ना तो यहाँ पे स्टॉप वैल्यू लिखनी है, ना यहाँ पे कुछ स्टार्टिंग वैल्यू लिखनी है, जस्ट सिलेक्ट
आपने एरिया करा हुआ है, ओके कर दो। जैसे ही आप ओके प्रेस करोगे ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ द एरिया जहां तक सिलेक्ट है वहां तक डेटा आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे सेकंड चीज करती हूँ, मान के चलो मैंने एरिया सेलेक्ट नहीं किया, मैंने भूल गई मैं एरिया सेलेक्ट करना, और मुझे यहाँ तक डेटा चाहिए, और मैंने वही शॉर्टकट की यूज करी है विच इज ओल्ट HFIS। ठीक है, अब भी आप देखेंगे डेट तो है, डे भी है, रो चाहिए या कॉलम ये भी लिखा है। अब मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मुझे रो वाइज चाहिए या कॉलम वाइज चाहिए। मैंने कॉलम सेलेक्ट किया, ठीक है, और मैं एक बार ओके प्रेस कर रही हूँ, कुछ नहीं लिख रही हूँ, ओके प्रेस किया, आया नहीं आया, क्यों? क्योंकि मैंने लिखा ही नहीं कि भैया स्टॉप कहाँ तक करनी है, ना तो मैंने कोई सिलेक्शन दे रखा है ना स्टॉप का मेंशन किया। फिर से जाते हैं ओल्ड HFIS। चलिए मैंने कॉलम दे दिया, कॉलम में आ जाएगी। स्टॉप में मैंने लिख दिया चलो मुझे डेट चाहिए 31 तक, मैंने आगे कुछ नहीं लिखा, सिर्फ 31 लिखा है। आया नहीं आया, चलो अब पूरी डेट लिखते हैं। स्टॉप वैल्यू में मैंने लिख दिया है कि मुझे 31/03/26 चाहिए, और ओके किया, आ गई। अभी मैंने गलती से कॉलम तो मैं कन्वर्ट करना भूल गई, कॉलम करना भूल गई, फिर से कर लेते हैं। कॉलम करना भूल गए थे, कॉलम कर दिया, और मैंने स्टॉप वैल्यू में लिख दिया 31/3/26 एंड देन प्रेस किया हमने एंटर या ओके। आप देखेंगे वैल्यू हमारी आ चुकी है। क्यों? क्योंकि मैंने एरिया सेलेक्ट नहीं किया था, तो मुझे रेफरेंस तो देना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को भी समझाना पड़ता है कि हमें चाहिए क्या। इंसानों को समझाना पड़ता है कि भैया हमें कहना क्या चाहते हैं, तो फिर इलेक्ट्रॉनिक कैसे समझ सकते हैं अपनी बात जब तक हम उसको रेफरेंस नहीं देंगे। तो इसको रेफरेंस दिया मैंने कि भैया मुझे 31 तक डेट चाहिए, और मैंने 1 से स्टार्ट किया है, तो एक मेरी स्टेप वैल्यू है, स्टेप जिसे स्टार्ट वैल्यू कहते हैं, और एंड वैल्यू क्या होगी, स्टॉप वैल्यू क्या होगी 31। पिक कर लिया, क्योंकि मैंने बता दिया कॉलम वाइज चाहिए, तो कॉलम में आ गया, डेट कह दी तो डेट वाइज आ जाएगा। अब मुझे विड्थ को देखो एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ रहा, ऑटोमेटिकली हो रही है। मैंने यहाँ लिखा दिस इज माई फर्स्ट क्लास, ऐसे लिख दिया मैंने और एंटर किया, ठीक है। बट जैसे मैंने वाई सेल में लिखा दिस इज माई सेकेंड क्लास, आप देखेंगे मेरी फर्स्ट क्लास तो दिख ही नहीं रही है, सेकंड दिख रहा है, क्योंकि मेरी जेड में कुछ नहीं लिखा। जेड में मैं लिख देती हूँ 34, जेड में मैंने 34 लिखा, इसने पिक कर लिया कुछ भी अपने अकॉर्डिंग, डेट मेंशन कर दिया। अब आप देखेंगे मेरा ना तो सेकंड क्लास दिख रहा ना फर्स्ट क्लास दिख रहा, क्योंकि मेरी इसकी विड्थ नहीं है। तो विड्थ को आपको जब भी सेट करना हो तो विड्थ हमेशा कॉलम में सेट होती है और हाइट हमेशा रो में सेट होती है। तो ये कॉलम से आपकी इस तरीके से कॉलम आती है, और विड्थ और जो ये आपको दिख रहा है 13 14 ये होती है रोज। तो ये देखो जैसे ही आप यहाँ पे कहाँ पे मिड पार्ट में आओगे, वाई के मिड और जेड के मिड, तो ये हो गया एंड ऑफ द वाई, ये एंड ऑफ द वाई है। इधर आओगे तो लेफ्ट और राइट है, तो लेफ्ट और राइट क्या करता है, विड्थ को कम ज्यादा करता है, इस तरीके से कम ज्यादा कर दोगे। मैम ऐसे तो एक एक करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, कुछ छोटा तरीका बताइए। तो छोटा तरीका ये है, दोनों को सिलेक्ट कर लो, फॉर्मेट में जाइए, और यहाँ पे आपको मिलेगा ऑटो फिट। ऑटो फिट का मतलब होता है जितना टेक्स्ट लिखा है उसके अकॉर्डिंग फिट हो जाए, एडजस्टमेंट हो जाए, ठीक है। खुद से सही करना चाहते हो, खुद अपनी तरफ से कोई लाइन देना चाहते हो कितना हो, तो कॉलम विड्थ में जाओ। और डिफॉल्ट विड्थ में क्या होता है, डिफॉल्ट विड्थ में देखो यहीं पे मेंशन करोगे कितना करना है कितना नहीं करना है। शॉर्ट हमारा प्रोसेस है Alt+O, देन आपको क्या प्रेस करना है I, Alt+HOI। आप देखेंगे आपकी विड्थ यहाँ पे सेट हो चुकी है। इसी तरीके से अगर मेरा मान के चलो देखो 25 है, इसका हाइट थोड़ा ज्यादा है, इसका हाइट मुझे एडजस्टमेंट करना है, तो शॉर्टकट ट्रिक क्या होगी, Alt+O, अब A प्रेस करना है, क्यों? क्योंकि ऑटो फिट के लिए A है, A, ठीक है। अब आप देखेंगे Alt+HOA प्रेस किया मैंने, कुछ हुआ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, बता सकते हैं कि क्यों नहीं हुआ? इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, मैंने ये वाला एरिया सिलेक्ट कर लिया, एंड देन आई एम प्रेसिंग Alt+HOA, अभी भी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? बताइए। क्योंकि आपने यहाँ तो डेटा लिख रखा है इस तरीके से कि छोटा हो सकता है, पर यहाँ जो डेटा लिख रखा है मैम साइज तो देखिए उसका 26 है। अब साइज इसका 26 है तो उसी के अकॉर्डिंग तो एडजस्ट होगी हाइट, और उसी के अकॉर्डिंग डेटा शो करेगा। यहाँ पे चाहिए आपकी हाइट देखो 11 है, पर इसके अकॉर्डिंग एक सेल में भी अगर हमने छोटा कम ज्यादा कर रखा है ना, सारी सेल उसी के अकॉर्डिंग आएगी। ध्यान रखना है कि अगर एक सेल की विड्थ ज्यादा हो रही है ना, तो सभी सेल के जो भी टेक्स्ट है वो उसी विड्थ के अकॉर्डिंग आएंगे, उसी के हाइट के अकॉर्डिंग आएंगे। अगर मैं यही इसकी क्या कर देती हूँ, हाइट को कर दिया मैंने छोटा, देखो
इतना कर दिया, चाहे और टेक्स्ट दिखे ना दिखे। अब आपने क्या करना है, प्रेस करो Alt HOA, हो गया। सिलेक्ट नहीं किया, जस्ट क्लिक किया था मैंने इस सेल पे। क्लिक करने के बाद देखो इसी के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट हुआ है। चाहे मैं क्लिक यहाँ पे कर दूं, देखो फिर से करती हूँ कि मैं आपने तो सी पे क्लिक किया हुआ था तब हो गया, नहीं मैंने 4 पे क्लिक कर दिया। देखो Alt HOA, अब तो 4 के अकॉर्डिंग हुआ है कि सी के अकॉर्डिंग हुआ है, बताओ। है मतलब जिसका टेक्स्ट का साइज ज्यादा था उसी के अकॉर्डिंग पिक कर लिया, तो कमांड ऑटोमेटिकली उसी के अकॉर्डिंग पिक की जाती है। जो यहाँ पे एक सेल में हो चाहे 2 सेल में हो उसी के अकॉर्डिंग आएगा, जो भी सबसे हाईएस्ट में होता है। अब बात करते हैं एवरेज की। सम में एक और चीज है, जब आप इक्वल सम का कमांड यूज करेंगे ना तो नंबर 1 नंबर 2 है। मान लो मुझे सिर्फ सब्जेक्ट 2 का और 5 का सम चाहिए, तो सब्जेक्ट 2 ले लो, सम का यूज करने के लिए कोमा कर दो। कोमा मतलब मैंने एक नंबर की सिलेक्शन कर ली है और दूसरा नंबर मेरा 75 है, और मैंने क्या करा, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया, 123 आ चुका है। अब मैम क्या मेरी सभी वैल्यूज इसके अकॉर्डिंग आएगी या सब्जेक्ट 1 2 3 4 5 के अकॉर्डिंग आएगी? आपने जो पहला सिलेक्शन लिया है ना, अब आप उसको ड्रैग करेंगे, कंट्रोल डी करेंगे, तो सारा सिलेक्शन उसी के अकॉर्डिंग आएगा। मतलब ये मेरी जो वैल्यू है ये C5 से लेकर के D5, मतलब C5 प्लस D5 देखना है कहाँ तक क्या हुआ है। तो ये फॉर्मूला बार में आप देख सकते हो, फॉर्मूला बार इसलिए होता है कि आप देख सकें कि आपने क्या वैल्यूज ली है क्या नहीं ली है। आप देख सकते हो C5 लिया है कोमा F5। अब ये F5 और C5 क्या है, F तो कॉलम है और 5 हमारी रो है। ये नेम बॉक्स हमें दिखाता है कि आप किस कॉलम में हो और कौन सी रो है। तो आप अगर यहाँ पे चेंजमेंट करना चाहो, 1 का चाहिए, 2 का चाहिए, 3 का चाहिए, 1 का तो समाएगा ही नहीं, 2 का चाहिए, 3 का चाहिए, 4 का चाहिए, चाहे कोई भी फंक्शन हो, चाहे वो एवरेज हो, चाहे वो मैक्सिमम हो, चाहे वो मिनिमम हो, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही पिक करता है जितना आपने रेफरेंस दिया है। और ड्रैग करोगे तो वो उसी के अकॉर्डिंग वैल्यूज आएगी जो ऊपर सबसे टॉप में है। अब बात करते हैं एवरेज की। एवरेज के लिए फंक्शन यूज किया था हमने इक्वल एवरेज, और नंबर हमने वही करने हैं, सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन के लिए नंबर 1 से स्टार्ट करूंगी मैं। सब्जेक्ट 1 2 3 4 5 सेलेक्ट किया, ब्रैकेट को किया क्लोज, एंटर किया, और इसको हम कर देंगे ड्रैग डाउन इस तरीके से। एवरेज आ गया। परसेंटेज के लिए इक्वल परसेंटेज कोई फंक्शन नहीं है, आपको यहाँ पे फंक्शन यूज करना है इक्वल। जितना भी सम होता है, मतलब जो जितने भी टोटल नंबर आते हैं स्टूडेंट के, उसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ सब्जेक्ट से। 5, देखो 1 2 3 5 सब्जेक्ट है ना, तो अगर एक सब्जेक्ट 100 नंबर का तो 5 कितने के हो गए, 500 के। ये डिपेंड करता है आप पे कि आप कितने नंबर का कितना सब्जेक्ट लेकर चल रहे हो। अगर मैं सिंपल 5 भी लिखूं तो 5 भी ले सकती हूँ, अगर मैं 500 ले रही हूँ तो 500 भी ले सकती हूँ। डिफरेंस बताऊंगी तीनों का। 500 लिया तो आगे 0 पॉइंट आ गया। यहीं अगर मैंने इक्वल टोटल डिवाइड बाय 500 किया तो 0.46 इसके अकॉर्डिंग आई वैल्यू, मतलब कि 0 ही आया इसमें भी। ठीक है, अब मैंने लिया इक्वल, मेरा ये टोटल है, टोटल डिवाइडेड बाय 500, और इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। क्यों? क्योंकि हमें 0 से 0 को रेफरेंस को कट करना है और उसके अकॉर्डिंग हमें परसेंटेज चाहिए। तो ये परफेक्शन होता है। ये परफेक्ट देखो अब आ गया 35.6। क्यों आया? क्योंकि हमारी जो वैल्यू है इसी तरीके से परसेंटेज आती है। अब मैम अगर मुझे 0 को हटाना हो, सिर्फ 35 रखना हो, तो वो भी कर सकते हो। ये जो पॉइंट के बाद जो वैल्यू आती है ना, ये पॉइंट के बाद वैल्यू आती है, उसे हम बोलते हैं डेसिमल्स। ठीक है, इस डेसिमल को हटाना है बढ़ाना है वो आप पे डिपेंड करता है। ये ऑप्शन यूज करते हैं डेसिमल को डिक्रीज करने के लिए, रिमूव करने के लिए, और ये ऑप्शन यूज करते हैं उस डेसिमल को बढ़ाने के लिए। देखो जितना बढ़ाना चाहो डेसिमल बढ़ा सकते हो, पर एक चीज का ध्यान रखना, जहां पे आपका डेसिमल आ गया, जहां पे डेसिमल लास्ट है ना, वहां तक ही डिक्रीज होगा, कम होगा, डिक्रीज होगा, जो भी आप बोलना चाहें। डेसिमल खत्म होने के बाद कुछ भी 0 वगैरह कोई वैल्यू नहीं हटती है। अब मेरा देखो लास्ट 6 के बाद है डेसिमल, तो डेसिमल जैसे खत्म हुआ 5 के बाद की वैल्यू में चेंज नहीं होगी, ना 5 चेंज होगा। ये कम करने के लिए होता है और ये ज्यादा करने के लिए होता है। ये देखिए 5 के बाद नहीं हो रहा, पर मैम एक चीज को नोटिस किया आपने कि 6 के बाद 5 है, और जैसे मैंने डेसिमल को कम किया 6 के बाद 5 की जगह 6 हो गया, मतलब 35 की जगह 36 हो गया। क्यों? क्योंकि ये बेसिक चीज है। क्या है बेसिक चीज? कि पॉइंट के बाद की वैल्यू अगर वो ज्यादा है, किससे ज्यादा है, अगर वो पॉइंट 50 है, ये 50 से ज्यादा होती है, तो वो हमेशा 1 रुपया, इसको राउंडिंग बोलते हैं, इसको बोलते हैं राउंडिंग। राउंडिंग क्या करता है, 0.50 क्या हो गया हमारा, पैसा मान रहे हैं हम इसको, 0.50 हमारा क्या हो गया, पैसे हो गए। जब भी 0.50 या 50 से ज्यादा की वैल्यू होती है तो वो 1 रुपए में उसको कर देता है कन्वर्ट।
₹1 में। तो वो ₹1 किसके अंदर जाता है, जो हमारी यहाँ पे वैल्यू लिखी है। मान के चलो मैंने यहाँ लिखा है 37.50, तो मेरा क्या हो गया 37.5 हो गया। क्यों? क्योंकि वो 50 का रेफरेंस अपने आप पिक कर देता है, डेसिमल के अकॉर्डिंग कट कर देता है। अब 5 जो मेरे पैसे लिखे हैं, 5 मतलब 50 हो गए, ये कन्वर्ट होके 37.5 की जगह 37 की जगह 38 दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? बिकॉज ये 50 और जो 5 है वो क्या है, ज्यादा है। देखो 38 हो गया ना डेसिमल कम करते ही। अगर मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ 5 की जगह 3, ठीक है, 5 की जगह मैंने मेंशन किया 3, और अब मैं देखो 3 मेंशन कर रही हूँ। मैं एक बार यहाँ से डेसिमल इंक्रीज करती हूँ, यहाँ से सॉरी, यहाँ से मैंने कर दिया 3 कर दिया। अब मैम अब क्या होगा, अब क्या हमारी वैल्यू 38 में आ जाएगी? देखो आएगी कि नहीं आएगी? आई? नहीं आई। क्यों? ध्यान रखना इस चीज, ध्यान रखना इस चीज को, बेसिक सी चीज है, पर ये हम टैली वगैरह में सीखते हैं, अकाउंटिंग में सीखते हैं कि जब भी आपकी वैल्यू 0.5 से ज्यादा, 5 50 ले लो, 5 ले लो, कुछ भी ले लो, पॉइंट का मतलब आ ही गया डेसिमल, तो 5 या 5 से ज्यादा है तो वैल्यू हमेशा 1 में कन्वर्ट होती है, ₹1 में कन्वर्ट होती है, और वो 1 चला जाता है इसमें, तो 38 हो जाएगी। बट अगर 37.0 है, 37.3 है, 4 है, वो वैल्यू हमेशा वो ही रहेगी, पीछे का बैलेंस 0 हो जाता है, पीछे वैल्यू हट जाती है, पर ये 37 ही रहता है। 0.5 का यहाँ पे हमें समझ आ गया कि क्या पॉइंट था। परसेंटेज 3 तरीके से निकाल सकते हो, आपने मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ 5 लेना है, सिर्फ 500 लेना है, वो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से परसेंटेज अप्लाई करेंगे। मैंने पहला वाला पिक कर लिया इसमें, ठीक है। उसके बाद सेकेंड परसेंटेज है कि मैम हमने एक चीज नोटिस की है, वो चीज ये है कि जैसे आपने इक्वल टोटल नंबर लिया, डिवाइड किया आपने, 5 सब्जेक्ट थे तो 500 सब्जेक्ट मतलब 500 नंबर से आपने डिवाइड कर दिया, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने 100 से, जो कि प्रोसीजर है, ठीक है। अब मैंने एंटर प्रेस किया, अब मैं यहाँ पे कंट्रोल D कर दिया, तो वैल्यू आ गई। पर मैम ये परसेंटेज और एवरेज तो बिल्कुल सेम है। इस चीज का ध्यान रखना है कि एवरेज और परसेंटेज कभी भी सेम नहीं होते हैं। देखो मैंने यहाँ लिखा है परसेंटेज और एवरेज कभी भी सेम नहीं होते हैं, नो सेम। डिपेंड करेगा आपके टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट पे। टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट मतलब क्या हो गया वो और बता देती हूँ। टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट मतलब हो गया कि आपका एक सब्जेक्ट कितने नंबर का, एक कितने नंबर का सब्जेक्ट है उस पर डिपेंड करता है। मैंने एक मेरा सब्जेक्ट 50 नंबर का है तो 3 मेरे 150 के हो गए, और 5 में अगर लेकर चलो तो कितने हो गए, 50, 100, 150, 200, 250। तो 250 के अकॉर्डिंग मुझे परसेंटेज निकालना पड़ेगा, करेक्ट। तो मैं क्या करूंगी, इक्वल टोटल जितने आपका ले लो और उसको डिवाइड कर दो किससे, 250 से, और 250 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 100 से। क्या आपकी परसेंटेज अब अलग अलग है या नहीं है? क्यों? क्योंकि आपने जो सब्जेक्ट ऑफ द नंबर लिया है ना, टोटल सब्जेक्ट का नंबर, वो डिपेंड करता है आपकी परसेंटेज पे, तो उसी के अकॉर्डिंग वैल्यूज आती है। अब 50 का नंबर का पेपर है तो नंबर भी तो 50 में से आने चाहिए, ज्यादा नंबर दे रखी है हमने 75 वगैरह वगैरह, तो ये वैल्यू हमारी इस तरीके से आती है। नहीं कम होते तो वैल्यू किस तरीके से आती, इस तरीके से 92, क्योंकि इसमें स्टूडेंट के नंबर कम है, कुछ में ज्यादा है पर अधिकतर में कम है, तो इसलिए 92 आएगी। क्लियर? उसके बाद आता है हमारे पास मैक्सिमम। मैक्सिमम के लिए आपको क्या यूज करना है, जो भी यहाँ पे मेंशन किया जाता है वो फंक्शन यूज कर लो। अब मैक्सिमम के लिए मैक्स नहीं, मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम नहीं, मैक्स यूज करेंगे, और नंबर ले लीजिए। मैक्सिमम क्या दिखाएगा कि आपके मार्कशीट में जो भी मैक्सिमम नंबर, सबसे ज्यादा नंबर है उसको पिक कर लेगा, जिस तरीके से मैंने लिया और ब्रैकेट को क्लोज किया और मैंने एंटर प्रेस किया, आप देखेंगे 80। तो इसी तरीके से सबका भी इसी तरीके से पिक कर लेगा, जिसके सब में सबसे ज्यादा नंबर है वो यहाँ पे दिखा देगा। ऐसे ही आपने मिनिमम में करना है, मिनिमम में भी यही होगा। मैं यहाँ तक का डेटा दे रही हूँ। अब देखो यहाँ पे तो कितना स्पेस है, पर इसकी विड्थ किसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हुई, इसके कारण, C16 के कारण, क्योंकि इसका डेटा यहाँ तक आ रहा है। अब आ तो इसके अकॉर्डिंग भी सकता था, आया किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि अगर एक सेल में जो भी डेटा उसी के अकॉर्डिंग आता है ना। अगर हमारी एक चीज खराब है, एक बढ़िया सा एग्जांपल लेती हूँ, अगर मान के चलो खाने का लेते हैं, खाने की चीज के लिए कि मान लो मुझे स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है, ठीक है। स्ट्रॉबेरी वैसे तो बहुत खराब खराब सी आती है। अगर एक स्ट्रॉबेरी हमारी खराब है
तो क्या वो औरों को खराब नहीं करेगी? अगर एक खराब है, एक केला खराब है तो वो औरों को खराब नहीं करेगा। मतलब एक चीज अगर खराब है ना, या एक चीज सही है, अगर यहीं पे मेरी एक स्ट्रॉबेरी सही है मान के चलो और 10 खराब है, क्या होगा? कौन भारी रहा? एक स्ट्रॉबेरी अच्छी कि 10 स्ट्रॉबेरी? 10 गंदी भारी रही ना। तो यहाँ पे वही चीज डिपेंड करती है, अगर एक अच्छा इंसान है और 10 गंदे हैं तो एक अच्छा वाला भी गंदा ही हो जाएगा। अब यहाँ पे एक वैल्यू हमारी सबसे ज्यादा दे रही है ना टाइम, तो मेरी सारी वैल्यू भी एक सबसे ज्यादा लेगी, क्योंकि एक ही सबसे अलग है, यूनिक है, और उसी के अकॉर्डिंग हमें सब कुछ चलाना पड़ रहा है। हम क्या करें इसमें? कुछ हम नहीं कर सकते। हाँ, एक चीज कर सकते हो, इस डेटा को सिलेक्ट करके इसको अलाइनमेंट में सेंटर कर दो, आपको भी अच्छा लगेगा दिखने में। इसको करना चाहो तो इसको कर सकते हो, ऊपर ऊपर को करना है तो ऊपर को कर दो। ये हो गया हमारा मैक्सिमम। अब बात करते हैं मिनिमम की। इक्वल MIN लेना है मिनिमम के लिए, और जो भी रेंजेस थी, जो भी आपकी टेक्स्ट थी, उसको आप कर लोगे। अब सिलेक्ट, फटाफट से सिलेक्ट कर लेते हैं हम। सब्जेक्ट 1 से लेकर के 5 तक मैंने ले लिया है, ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर कर दिया, मिनिमम आ गया। अब मुझे वैल्यूज को काउंट करना है कि मेरे पास कितनी मैंने अभी तक जो लिखा है वो कितना है कितना नहीं है, तो उसे हम काउंट बोलते हैं, जिसका नाम होता है इक्वल काउंट का फंक्शन यूज करना। इक्वल COUNT काउंट बोलते हैं इसे, और इसको आपको पूरे को सिलेक्ट करना होता है। सब्जेक्ट 1 से लेकर के मैं वापस सब्जेक्ट जितना भी आपको काउंट करना है कि कितना है कितना नहीं है, और एंटर कर दो। एंटर करने के बाद ये काउंट का फंक्शन था, काउंट हमेशा काउंट करता है। अगर मैं 1 लिख रही हूँ और 2 लिख रही हूँ तो क्या यहाँ पे 3 आएगा? 2 आएंगे। 2 क्यों आएंगे? क्योंकि वो 1 और 2 प्लस थोड़ी कर रहा है, वो तो काउंट करेगा कि एक वैल्यू है एक वैल्यू है, तो यहाँ पे कितना हो गया? 2 वैल्यू हो गई इन दोनों को मिलाने से। तो हमने यहाँ पे इक्वल COUNT, काउंट का मतलब क्या हो गया? एक वैल्यू ये हो गई, कोमा एक वैल्यू ये हो गई 3। अगर मैं टेक्स्ट पे यूज करूँ तो, कि नंबर ऑफ टेक्स्ट कितने हैं मेरे, तो देख लीजिए आपकी वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी। यहाँ पे लिखा ही है वैल्यू, वैल्यू का मतलब डिजिट्स होती है। हम टेक्स्ट लेते हैं, मैंने एक टेक्स्ट ये लिया, कोमा एक टेक्स्ट ये लिया, 2 ही टेक्स्ट लिए ना मैंने, तो कितनी वैल्यू दिखानी चाहिए? ब्रैकेट को किया मैंने क्लोज, क्या आई वैल्यू? क्यों आई? इसका जवाब भी दे दीजिए। क्योंकि वहां पे खुद लिखा हुआ है कि काउंट के बाद क्या लेगा? वो वैल्यू। तो ऐसा कोई फंक्शन है जिसमें वो ये भी पिक कर ले, वो भी फंक्शन है हमारे पास, काउंट A, जिसे काउंटा बोलते हैं। ठीक है, इसमें भी मैंने वैल्यूज ही लिखा है। चलो, एक वैल्यू मैंने ये सिलेक्ट कर ली। मैजिक देखना सभी का, बहुत सारे काउंट के फंक्शन है, और एक वैल्यू मैंने ये सिलेक्ट कर ली। एक तो मैंने नंबर लिया और एक मैंने टेक्स्ट लिया, तो टोटल कितना आना चाहिए आपके हिसाब से? 2 आना चाहिए। आ गया? तो काउंटर क्या करता है? काउंटर दोनों चीजों को काउंट करता है, चाहे वो टेक्स्ट हो और चाहे वो नंबर हो, वैल्यूज हो। तो वैल्यू और टेक्स्ट दोनों को काउंटर फंक्शन काउंट करता है। और यही बात मैं कर देती काउंट की, तो काउंट हमेशा किसको फाइंड आउट करेगा? सिर्फ और सिर्फ वैल्यू। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एक स्पेसिफिक चीज की, स्पेसिफिक मतलब मैम मुझे तो सिर्फ यही काउंट करवाना है, अगर ये है तो, मतलब मेरा कोई क्राइटेरिया है, उसके अकॉर्डिंग मेरा डेटा सिलेक्ट होना चाहिए, तो क्या होगा बताइए? कौन सा फंक्शन है? आपको फिर क्या यूज करना होगा? काउंट इफ का फंक्शन। चलो बताती हूँ कैसे। मैंने यहाँ पे लिखा PPA, ठीक है, और मैं इसको मैसेज कर रही हूँ इक्वल COUNTIF, एक साथ लिखना है, और फिर आपको ब्रैकेट को स्टार्ट करना है। रेंज का मतलब होता है कितनी रेंज है आपकी, मतलब मेरी 3 रेंज थी, मैंने इन तीनों रेंज को कर लिया सिलेक्ट। और फिर मैंने क्राइटेरिया का मतलब होता है कि आपको फाइंड क्या करना है, क्या काउंट करना चाहते हो, तो मुझे मैसेज में लिखना होता है। जब भी आप मैसेज में लिखते हो तो डबल कोटेशन, कभी भी शिफ्ट के साथ एक एक करके यूज, विदाउट शिफ्ट एक एक करना नहीं है, शिफ्ट के साथ प्रेस करना है, मतलब एक साथ आना चाहिए डबल कोटेशन, इस तरीके से। मैसेज में लिख दो मुझे P फाइंड करना है, और ब्रैकेट मैंने कर दिया क्लोज, मतलब कोटेशन को मैंने किया क्लोज, एंड देन ब्रैकेट को क्लोज करके मैं जस्ट एंटर प्रेस करूँ। है कितनी यहाँ पे हमारी वैल्यूज या नंबर्स या टेक्स्ट? तो टोटल हमारे पास 3 है, पर मैंने डिफरेंस दिया P का, तो P कितने हैं? तो ये हमें क्या बताएगा, कितना बताएगा? चलिए वो देखते हैं। इसने क्या पिक करा? 2। सिलेक्ट तो हमने तीनों किए थे, पर 2 क्यों करे? क्योंकि मैंने एक रेफरेंस दिया था कि भाई P को ही आप फाइंड आउट कीजिए। यही अगर मैम बाद में चेंजमेंट हो गया, P की जगह A हो गया, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप एंटर करोगे, वो जो फंक्शन आपने अप्लाई किया है वो ऑटोमेटिकली आपका चेंज हो जाएगा।
क्योंकि यहाँ पे पी नहीं है तो अब एक आ रहा है क्योंकि आपका एक ही पी था। तो 3 फंक्शन थे, काउंटा, काउंट और काउंट इफ। तो इन तीनों का भी आप कैसे यूज कर सकते हो वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे निकाल रहे थे रिजल्ट। तो रिजल्ट निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये हैश का मतलब है कि यहाँ पे विड्थ कम है, जो आपका टेक्स्ट है वो ज्यादा है, विड्थ आपकी कम है। आप मैनुअली कर लो या पूरे डेटा को सिलेक्ट करके ऑल्ट HOI कर दो, सारा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा, मतलब इसकी विड्थ इंक्रीज हो जाएगी। रिजल्ट निकालने के लिए मैं एक अच्छा सा फंक्शन लेकर आई थी, वो ये था कि आपका फंक्शन जो भी है, मतलब यहाँ पे मैं काउंट इफ का यूज कर रही थी, बट इफ के साथ। कैसे कि यदि मेरी सारी वैल्यू 33 से ज्यादा है तो वो पास होगा। सारी वैल्यू नहीं, सारे सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट 1 2 3 4 5 में अगर वो इक्वल है 5 सब्जेक्ट के तो वो पास है, वरना वो फेल है। ये मेरा पहला रिजल्ट था जो मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे मैसेज दिया, मैं इसको करती हूँ रिमूव। इसको मैंने हटा दिया है यहाँ से। मैंने लिखा इक्वल इफ का मतलब होता है यदि, यदि, पर मैंने दूसरा और फंक्शन यूज कर लिया, यदि ये तो ठीक है, पर अगर मेरी वैल्यू काउंट करना है, मुझे तो काउंट करना है ना, कि भाई इसके अकॉर्डिंग पास और फेल दिखाओ। तो रेंज हमने दे दी हमारे सब्जेक्ट 1 से लेकर के 5 तक। ये 1 ले लिया, 2 ले लिया। मैं सब्जेक्ट फाइंड कर रही हूँ, ध्यान रखना रिजल्ट में टोटल ये परसेंटेज के ऊपर निकलता है हमेशा रिजल्ट। मैं सब्जेक्ट फाइंड आउट के अकॉर्डिंग निकाल रही हूँ। सब्जेक्ट ले ली मैंने, और उसके बाद मैं एक रेफरेंस दे रही हूँ, क्राइटेरिया दे रही हूँ। यदि जब भी क्राइटेरिया देते हो या मैसेज लिखते हो तो उसको कोटेशन में लिखना है, डबल। कभी भी एक एक करके मत अप्लाई करना, डबल में लिखना। मैसेज क्या है कि मेरी वैल्यू अगर ग्रेटर देन है किसके, 33 के। अब ध्यान रखना, आप सिर्फ ग्रेटर देन 33 करोगे, अगर 33 के इक्वल होगी तो वो नहीं आएगी, मतलब 33 से ऊपर वाली आएगी, 33 वाला कभी पास नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हो वो भी दिखाए तो ग्रेटर देन के बीच में लिख दो इक्वल। ठीक है, इसको कर दिया मैंने क्लोज और ब्रैकेट को कर दिया बंद। क्यों? क्योंकि मेरा एक रेफरेंस था काउंट इफ का, कि अगर मेरी वैल्यू 33 या 33 से ज्यादा है तो काउंट करो। ठीक है, दूसरा मेरा फंक्शन किसका है, इफ का। तो मैंने बोला अगर वो इक्वल है 5 के, इक्वल है वो 5 के, मतलब मैं सब्जेक्ट 1 2 3 4 5, अगर ये सभी सब्जेक्ट में किसी भी स्टूडेंट के पांचों सब्जेक्ट में 33 या 33 से ज्यादा तो ही वो पास होना चाहिए, वरना वो क्या कर दे, फेल कर दो। ये मेरा दूसरा रेफरेंस है। ध्यान दो मैं क्या बोल रही हूँ, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिए। काउंट इफ का मैंने ये बोला कि ग्रेटर देन या इक्वल है 33 के तो काउंट करो, और इफ में मैंने ये बोला अगर मेरा जो पहला रेफरेंस है काउंट इफ का अगर वो इक्वल है 5 के तो उसके अकॉर्डिंग मैसेज दो। क्या मैसेज दो, मैसेज के लिए हमने डबल कोटेशन लगाया, मैसेज दो पास, या फिर मैसेज दो आप फेल, इस तरीके से। अब ब्रैकेट क्लोज करूंगी क्योंकि मैंने अब इफ का कंडीशन भी खत्म कर दिया। यहाँ पे जब भी लास्ट ब्रैकेट अप्लाई करोगे उसकी एक पहचान होती है, आपका ब्रैकेट ब्लैक कलर में आता है इस तरीके से। ठीक है, आप कहोगे मैम अभी भी तो आ ही रहा है, तो देखो ये वाला ब्रैकेट तो आपका ब्लैक नहीं है क्योंकि ये आपका लास्ट ब्रैकेट नहीं है, इसलिए एंटर कर दीजिए। ये पास आ गया, क्यों आ गया वो देखते हैं पहले। क्या पांचों सब्जेक्ट में इसके नंबर ज्यादा है, 33 और 33 से ज्यादा है, देखिए हाँ। यही अगर मैं इसका एक सब्जेक्ट में कम कर दूं, 23 कर दिया, तो क्या वो फेल होगा, बताइए आप। हो गया, इसे आप ड्रैग डाउन कर दीजिए। जैसे ड्रैग डाउन करेंगे वो पास फेल उसी के अकॉर्डिंग दिखाएगा, सारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग 1 2 3, क्योंकि सबकी कंडीशन के अकॉर्डिंग सबका फंक्शन अलग अलग अप्लाई होगा। मान के चलो मुझे 33 से कम दिखाना है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे ग्रेटर देन की जगह लगा दिया लेस देन का साइन। ठीक है, अब मैंने क्या लिख दिया, एक चीज का और ध्यान रखना, मैंने लिखा काउंट इफ में अगर लेस देन है 33 या 33 से कम है तो वो फेल हो जाए या पास हो जाए। अब देखो रेफरेंस ही नहीं जुड़ा, 33 से कम है वो पास तो होगा ही नहीं, वो क्या होगा, फेल। तो मुझे पहला मैसेज मैंने क्या लिखा, वो क्या होना चाहिए, फेल। दूसरे में लिख दिया अदरवाइज क्या हो जाए, पास। दूसरी बात, अगर वो इक्वल है 5 के, मतलब वो तो सब में फेल होगा, मतलब सारे सब्जेक्ट में अगर 33 से कम है तो ही फेल होगा, वरना वो क्या हो जाएगा, पास। ये रेफरेंस मैंने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, मैंने कर दिया इसको एंटर। पहले में पास दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है वो देखते हैं। देखो 1 2 3 4 5 इसमें 33 से कम है, सब्जेक्ट 4 के अंदर 33 से कम है, सब्जेक्ट 4 के अंदर हमारे 33 से कम है। हाँ, तो मैं कहाँ पे थी कि अभी आप देखोगे तो सब्जेक्ट नंबर 4 में तो 23 है, तो भी इसने इसको पास क्यों कर दिया। अगर दिमाग लगाएं तो हमने तो रेफरेंस क्या दिया था
कि अगर किसी भी स्टूडेंट के 33 से कम है तो वो फेल हो जाए और वरना वो पास हो जाए। रेफरेंस में हमने ये भी तो लिख दिया इक्वल होना चाहिए 5 के। मतलब क्या हो गया, मतलब क्या हो गया, अब मैंने रेफरेंस में लिख दिया 2, ठीक है 2 लिख रही हूँ। चलो मैंने इसको 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, या फिर मैंने 1 लिख दिया कि अगर वो इक्वल 1 है तो अब दिखा दिया फेल। क्यों दिखाया? क्योंकि मेरा एक स्टूडेंट एक ही सब्जेक्ट में फेल था 23। अब मैं यहाँ पे भी इसके नंबर बढ़ा रही हूँ 45। अब क्या आना चाहिए? पास हो गया पास। अब दूसरी बात, एक और चीज बताती हूँ, जब भी आप फंक्शन किसी भी फॉर्मूला को जब आप रीअप्लाई करते हो ना तो उसको वापस से ड्रैग करना होगा, क्योंकि अब नीचे वाले रेफरेंस आप देखिएगा वो किसके अकॉर्डिंग आ रहे हैं। देखो दूसरा फेल है, अब हम पहले चेक करते हैं वो फेल क्यों है। इसमें 34 है, ठीक है, एक ही सब्जेक्ट में कम है, 2 सब्जेक्ट में कम है, फेल आ रहे हैं। हमने तो रेफरेंस दिया था कि अगर वो एक सब्जेक्ट में फेल है, देखो ये रेफरेंस दिया था मैंने, तो अगर वो एक सब्जेक्ट में फेल होगा तो ही फेल आएगा, वरना पास आना चाहिए। मतलब एक सब्जेक्ट में 33 से कम है तो फेल आना चाहिए, वरना पास। क्योंकि जैसे ही आप दूसरे पे क्लिक करोगे आप देखो आपका फंक्शन क्या अप्लाई है दूसरे सेल में, कि वो 5 के इक्वल। तो इसलिए जब भी आप फर्स्ट सेल में जो भी आप फंक्शन अप्लाई कर रहे हो उसको रीअप्लाई करके ड्रैग कर दीजिए। अब देखो सब पास हो गए, क्यों? कोई भी फेल ही नहीं हो रहा। अब यहीं पे ही मैं सबको एक एक सब्जेक्ट में फेल कर देती हूँ। देखो इसमें 22 बार है, मतलब 20 की रेंज 2 है। यहाँ पे मैंने रेंज कम कर दी, सेकंड में भी, थर्ड में भी मेरा एक स्टूडेंट फेल होना चाहिए तो मैंने 29 कर दिया। फोर्थ में पास है सभी, अच्छे नंबर है सबके, इस सब में सबके सही है। दूसरे में मैंने कम कर दिए, एक में दूसरा फेल हुआ नहीं हुआ, देखो फेल हो चुका है। तो मतलब कुल मिला के बात है, जब भी आप फंक्शन चेंज करोगे ना तो इस तरीके से चेंज करना है, और नहीं कर रहे हो तो भी आपको क्या करना है क्या नहीं करना वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमने 5 के लिए यूज किया था, 5 वाला क्या फंक्शन है वो भी मैंने आपको बता दिया। मैंने कॉपी करके यहीं पे ड्रैग कर रही हूँ कि हमें पता चल जाए कि हमें फेल और पास कब किसके अकॉर्डिंग दिखा रहे हैं। ये मैंने रेफरेंस सेलेक्ट किया और इसको मैंने ड्रैग डाउन कर दिया, और ये वाला किसके अकॉर्डिंग दिखाया मैंने, 1 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहीं आप इक्वल 2 करोगे तो 2 के अकॉर्डिंग अप्लाई हो जाएगा, यहीं अगर आप करोगे 3 तो 3 के अकॉर्डिंग अप्लाई हो जाएगा, जो भी आप अप्लाई करोगे। रिजल्ट फॉर इक्वल 5, रिजल्ट फॉर इक्वल 1, इस तरीके से। ये सेटिंग्स है, ये मैंने 5 कर दिया और ये 1 के लिए कर दिया। और रेफरेंस भी ध्यान से देखो, इसमें पहले फेल लिखा है फिर पास लिखा है, तो पहला जो रेफरेंस दोगे उसके अकॉर्डिंग आएगा। यहीं मैं अगर इसको कर देती हूँ पास, ठीक है, फेल को मैंने कर दिया चेंजमेंट। मैं इस पूरे टेक्स्ट को क्या कर रही हूँ, कॉपी कर रही हूँ इस फंक्शन को अप्लाई करने के लिए। अब एक और चीज बताती हूँ, जब आप ऐसे फंक्शन कभी कॉपी करने जाएंगे ना, मैंने कॉपी किया, अब मुझे जहाँ अप्लाई करने में जा रही हूँ, देखो फंस गई मैं तो, यहाँ पे कहीं नहीं जा पा रही, की से तो कहीं नहीं जा पा रही। पर मैंने जैसे इसका यूज किया तो हम बेशकली जा सकती हूँ, पर कई बार क्या होता है वो सी को सिलेक्ट करता है, तो आप एस्केप की, ESC जिसे बोलते हैं एस्केप की, उसका यूज कर सकते हो, इससे बैक हो जाते हैं। अब मैंने वो फंक्शन यहाँ अप्लाई तो कर दिया, अब मेरे को चेंजमेंट करना है कि मैं फेल की जगह तो कर रही हूँ पास, और पास की जगह मैंने कर दिया इसको फेल, फेल, और मैंने इसको कर दिया एंटर। पहले सब्जेक्ट में भी फेल आ रहा है, देखना सब में फेल आ रहा है, क्यों? ये और बता दो, अब आप बताइए मुझे कि अब फेल मैसेज क्यों आ रहा है। एक बार रुको मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ सब्जेक्ट में अंतर क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। एक के इक्वल होना चाहिए, तो मेरा देखो पहला स्टूडेंट तो पास है, दूसरा फेल होना चाहिए सिर्फ, और सभी फेल क्यों आ रहे हैं ये और आप मुझे बता दो। पहले हमने पास लिखा है तो उसने क्या बोल दिया, अगर लेस देन इक्वल 1 है तो पास हो जाए वरना फेल हो जाए। अब मैसेज ही ऊपर नीचे हो गया, पूरा मैसेज गड़बड़ा गया। लेस देन इक्वल भी है और सारे वैल्यू ग्रेटर देन भी है, गड़बड़ हो गई ना। तो रेफरेंस हमेशा उसके अकॉर्डिंग दोगे जो आपको चाहिए, फिर आपकी वैल्यू एकदम ऑटोमेटिकली वैसे की वैसी पिक करेगा जो आपको एग्जैक्ट में चाहिए। जैसा भी रेफरेंस लिख रहे हो जो भी आपको चाहिए वो उसी के अकॉर्डिंग पिक करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक की सारी जर्नी थी हमारी। अभी तक मैंने जो समझाया आपको किस तरीके से आप पूरी की पूरी मार्कशीट क्रिएट कर सकते हैं।
ये सिर्फ मार्कशीट ही नहीं था, मार्कशीट के साथ साथ मैंने आपको और भी चीज़ें समझाई है, जैसे होम टैब की फ़ोन टैब, अलाइनमेंट एंड क्लिपबोर्ड को भी आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आप 255 प्लस मतलब कि इसके अंदर शीट देखो अभी 2 है, पर बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास कितनी शीट्स होती है? 3 शीट्स होती है, तो आप 3 शीट तो ले ही सकते हैं, पर 3 से ज़्यादा आप 255 तक भी जा सकते हैं। कैसे ओपन करना है, कैसे सेव करना है, सब कुछ भी मैंने बताया। बट अगर आप चाहते हैं फुल ट्यूटोरियल, मतलब एक पूरा वीडियो जिसके अंदर मैं सब कुछ समझाऊँ, किस तरीके से आप एक्सेल को यूज़ करेंगे, किस तरीके से होम कमांड को यूज़ करना है, इंसर्ट कमांड को यूज़ करना है, जितनी भी टैब्स हैं, जितनी भी टूल्स हैं, सबको क्या बोलते हैं, कैसे-कैसे यूज़ करना है, तो उसके लिए आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे मैं आपको एक पूरा का पूरा ट्यूटोरियल, पूरा का पूरा वीडियो बना कर के दूँ। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। कुछ चीज़ें समझ में आई या नहीं आई। मैंने मैकबुक के अकॉर्डिंग भी बताया कि आप फंक्शन में कमांड यूज़ कर सकते हो या ऑप्शंस यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हो तो आप ओल्ड कंट्रोल शिफ्ट का यूज़ कर सकते हो। मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आप चाहते हैं इसी वीडियो के अकॉर्डिंग मेरे साथ पढ़ना, मतलब लाइव मेरे साथ सारी चीज़ें सीखना, चाहे वो एक्सेल हो, चाहे पावर बीआई हो या फिर कोई भी चीज़ें हों, तो उसके लिए टैली भी मैं कराती हूँ आपको। देखो मैंने इसमें भी एग्ज़ाम्पल्स दिए टैली के। तो अगर आप चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, नीचे आपको नंबर या डिटेल सब मिल जाएँगी कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे जाइए, कॉन्टैक्ट कीजिए। नंबर फिर भी मैं यहाँ लिख रही हूँ, देख लीजिएगा। +91 816 8332413, इस नंबर को याद कर लीजिए एकदम, क्योंकि अगर आप रीच आउट करना चाहते हैं हमारे पास, तो यू हैव टू कॉल ऑन दिस नंबर। ठीक है, अभी देखो मैंने इक्वल 91 लिखा पर नहीं आया, तो ये भी कैसे करोगे वो भी मैं बताऊंगी। अगर आपको ट्यूटोरियल चाहिए पूरा वीडियो, या फिर आप लाइव क्लासेस में आना चाहते हो, तो जरूर बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही काफी था। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। कहीं पे भी कोई भी डाउट आता है तो जरूर आप कमेंट कीजिए। और अगर आपको चाहिए ये वाली शीट जिसमें मैं आपको सब कुछ समझा के आई हूँ, मार्कशीट कैसे क्रिएट करना है एंड ये सब कुछ मैंने जो लिखा हुआ है, तो अगर आपको चाहिए ये वाली शीट, तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको ये शीट प्रोवाइड करवा दूँगी, वो भी फ्री में। ओके? मिलते हैं फिर। अगर आप लाइव क्लास लेना चाहेंगे तो लाइव क्लास में मिलते हैं, या फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर सभी का। सभी अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। बाय। तो आई होप आपको इस वीडियो से समझ आ गया होगा कि किस तरीके से मार्कशीट को क्रिएट करना है, एंड वंडरफुली मैंने पूरा प्रोसीजर बता दिया है। जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया था कि अगर आप चाहते हो मार्कशीट की एक फुल वीडियो जिसके अंदर जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताया मैं उसमें बताऊं, तो उसके लिए जरूर कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो क्या करना है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड हाँ, कमेंट जरूर कीजिएगा अगर प्रैक्टिस फाइल चाहिए तो। ओके, बाय बाय, थैंक यू।